इंडिया के द्वारा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12 तक की सारे एमसीक्यू के रूप में सारे क्वेश्चंस को डाला गया है। इसका नाम एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे डाला गया है, ऑल आउट। इसके तहत पूरे क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इसी में। विशेषता ये है, इसमें कक्षा 6 से लेके 12 तक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का संपूर्ण निचोड़ दिया गया है। सभी विषयों की अध्ययनवार एमसीक्यू के रूप में समावेशन किया गया है और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री इसमें दिया गया है, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद ये पॉलिटी हो जाएगी और फिर इकोनॉमिक्स है और साइंस है, जो कि लगभग 400-450 पेज की लगभग में है। इसमें हिस्ट्री, सब पहले हिस्ट्री दिया गया है और इसमें सारे क्लास जैसे कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 सबका जो है सो एक सीक्वेंस में दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम चलेंगे क्लास 6। क्लास 6 में जो है, क्लास 6 में लगभग जो है सो 80 एमसीक्यू क्वेश्चन डाले गए हैं हिस्ट्री में। एनसीईआरटी के हिस्ट्री क्लास 6 to 12 में सबसे पहले हम क्लास 6 में चलेंगे, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 80 है। उसके बाद 7 में 60 क्वेश्चन हैं और 8 में हो जाएगा 115 क्वेश्चन, 9 में हो जाएगा 50 क्वेश्चन, 10 में हो जाएगा आपको 90 क्वेश्चन और 11 में हो जाएगा आपको 50 क्वेश्चन और 12 में हो गया 100 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इसमें हम आज चलेंगे सबसे पहले हिस्ट्री में। हिस्ट्री अध्ययन में जो है जैसे कि प्रारंभिक कथा 6 से पहले जो है सो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है, छोटा बहुत थोड़ा बहुत रहता है, तो उसके बारे में जो है सो हम लोग जीके जीएस में पढ़ लेते हैं। आज हम प्रॉपर हिस्ट्री जो कि क्लास 6 में दिया गया है, इसमें प्रारंभिक कथा क्या, कब, कहाँ और कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये हो जाएगी आपको पाकिस्तान में, जो कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, सिंधु को हिदोस तथा हिंदूस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे ईरानी एवं यूनानियों ने। सबसे पहले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को सिंधोस या इंडोस कहा था। इस नदी के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया कहा गया, जो कि ईरानी और यूनानियों के द्वारा दिया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, पांडुलिपि में से किस भाषा में लिखा गया है पांडुलिपियों को? तो ये हो जाएगी आपको संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल में। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पांडुलिपियाँ जो कि हाथ से लिखित थी, हस्तलिखित भी कहा जा सकता है, जो कि प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भाषा की बड़े स्तर पे पांडुलिपियों को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है क्यों? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत इसमें दिया गया है आकार के कारण और समुद्री, पहाड़ी और पर्वत के से सटे होने के कारण। जैसे कि हम लोग जानते हैं दक्षिण एशिया की आधुनिक भारत, पाकिस्तान, वर्तमान में जो है सो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश के दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया की समुद्री, पहाड़ियाँ एवं पर्वतों में बांटा गया है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय कहा जाता है। और देखिए एक और कॉन्सेप्ट है इसका, इसमें ना भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, जो किसी भी एक देश या महादेश में होना बहुत नामुमकिन माना जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मानिसराम जो मेघालय में होती है। इससे पहले चेरापूंजी हुआ करती थी। जो रिकॉर्ड है उसी आसपास में
जाके सिमट जाती है। दूसरा नंबर ले लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी आपको जम्मू एंड कश्मीर में होगी, जो कि एक पोलर रीजन के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को तीसरा ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, पांडुलिपियों का क्या महत्व है, तो इसमें दिया गया है कि प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की बातों को की चर्चा। 2 नंबर में हो जाएगा आपको राजाओं की जीवन की चर्चा की प्राप्ति। 3 नंबर में हो जाएगा आपको धार्मिक मान्यता और व्यवहारों की चर्चा। 4 नंबर में हो जाएगा आपको स्तंभ लेखों के अध्ययन में। देखिए इसका ना सब हो जाएगा। पांडुलिपियाँ, जो कि इससे पहले हम इतिहास के बारे में कुछ भी अध्ययन करते हैं तो कोई ना कोई अवशेष या पांडुलिपि या ताम्रलिपि या हम लोग शिलालेख से मतलब उसकी स्क्रिप्ट पढ़ के ही जो है सो अपने इन ग्रंथों से भी हम उसका जो है सो अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए ये एक्सप्लेनेशन है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं, जिसमें कि एक तरीका अतीत की लिखी हुई पुस्तक ढूंढने और पढ़ने से हुआ है। और पुस्तकों में हाथ से लिखी हुई कारण पांडुलिपि कहा जाता है, जो कि पांडुलिपियाँ प्रायः तार के पत्र एवं हिमालय से में उगने वाली भुंज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीका से तैयार भोजपत्र, जो कि अभी भी हम लोग अपने ग्रामीण एरिया में भोजपत्र लिखवाते हैं और लिखी हुई मिलती है। इस इतने वर्षों में पांडुलिपियाँ कई पांडुलिपियों को कीड़ा खा गया तथा कुछ नष्ट हो गए, फिर भी अब पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध मिलती है। जिसमें उस समय एक और बहुत इफेक्टेड था जिसे हम ताम्रलिप्ति कहते हैं। ताम्रलिप्ति क्या होता है ना कि तांबा के एक प्लेट पे जो है सो कुछ लिखवाया जाता था, राजाओं के द्वारा उकीर्ण किया जाता था। वो अभी तक बहुत सारे स्थानों से मिले हैं। प्राय पांडुलिपियाँ मंदिर विहारों से प्राप्त होती है, जो पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं की व्यवहार, राजाओं की जीवन शैली, औषधि एवं विज्ञान के बारे में मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक जैसे संस्कृत में लिखी हुई मिलती है और अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी मिलता है। इसका प्राकृतिक भाषा का उपयोग आम लोग करते थे, इसलिए बहुत सारे ताम्रलिपियाँ और पांडुलिपियाँ प्राकृतिक भाषा में भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, बुर्ज होम की आवास से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करें। बुर्ज होम जो कि गड्ढे में के नीचे घर बनाते थे, 1 नंबर। और 2 नंबर हो जाएगा, पुरातात्विक विदों के द्वारा झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थान पे आग जलाने की जगह मिली है। ये दोनों सही है। देखिए बुर्ज होम जो कि जम्मू एवं कश्मीर में मिला है, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा लगभग ठंड रहती है। इसी के कारण क्या था कि वहाँ पे आग जलाना बहुत आवश्यक था। जब ठंड की मौसम होती है तो वहाँ में लगभग माइनस में चला जाता है। इसी के कारण जो है सो वहाँ पे गर्म आवास मिलता है। जब हम अपनी सतह से कुछ ऊपर या नीचे जाएंगे तो हमें जो है सो तापमान बढ़ने या घटने की अनुभव हो। पुरातात्विक विदों के अनुसार कुछ पुरातात्विक विदों ने झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में, जो कि हम बता चुके हैं, लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, गर्तावास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलता था
और पुरातात्विकविदों के अनुसार झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली है। ऐसे लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे, ये भी हो सकता है, और वो जो बताए हैं वो भी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्य कहाँ पे गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ किया? इसका भी आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभावित रूप से सर्वप्रथम मेहरगढ़ में मनुष्य के द्वारा जौ, गेहूं और अनाज के रूप में और भेड़ बकरी पालन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे थे? कृषि की अधिकता के कारण। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। लगभग 12,000 वर्ष पहले जो है दुनिया की जलवायु में बड़ी बदलाव आई थी और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंहा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या बढ़ गई और खाकर जिंदा रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि नवपाषाण काल में औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करें। औजार पॉलिश किए रहते थे, सही है। इन अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लगभग 9500 ईसा पूर्व के समय में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। इस समय कई स्थलों पे पत्थर के औजार मिले हैं। इसमें कि कई औजार पहले की पुरापाषाण काल के औजार से भिन्न हैं, जिसमें कि जिसे कि नवपाषाणकालीन कहा जाता है। इसमें ऐसे उपकरण शामिल है जिसमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई है और अनाज और अन्य पौधों के उत्पाद को पीसने के लिए ओखल और मूसल का उपयोग किया गया है। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए और हजारों वर्ष के बाद भी आज भी इसका उपयोग किया जाता है। पुरापाषाण प्रकार के उपकरण पाए गए हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं और उल्लेखनीय है। इसमें कुछ औजार की हड्डी से भी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखेंगे। प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह से दूसरी जगह घूमने के कारण वहाँ का फल, वृक्ष और जानवर खाकर समाप्त हो जाती थी, इसके कारण भी घूमते थे। दूसरा नंबर क्या था कि शिकार ढूंढने के कारण, और तीसरा नंबर है कि मवेशियों की चारा ढूंढने के, और चौथा नंबर है बदलते हुए मौसम। इसमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने से कई कारण थे। पहला कारण यह था कि यह अगर एक जगह पे ज़्यादा दिन रहेंगे तो आसपास के पेड़ पौधे, फल और जानवर खाकर समाप्त हो जाएंगे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर पड़ा था। दूसरा नंबर हो जाएगा, दूसरा यह भी कारण था कि जानवर की शिकार करने या फिर हिरन एवं मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों की शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए इसकी तलाश उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमे होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे की जीवन संभव नहीं है, इसलिए
पानी झील एवं झरनों की नदियों में मिलती है। यद्यपि यदि नदियाँ झीलों की पानी नहीं सूखता, कुछ झीलों और कुछ नदियों की बारिश के बाद ही मिलता है। इसलिए झील नदी के किनारे बसे हुए लोग सूखे के मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 होगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंत की क्या परिणाम हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन इस प्रकार है, हड़प्पा नगर के लोगों ने छोड़ दिया। 1 नंबर। 2 नंबर है मोहर लेखन और बाटा का प्रयोग बंद कर दिया। 3 नंबर है कच्चे माल की आयात घट गई। 4 नंबर है नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा में शासकों की नियंत्रण समाप्त हो गया और हड़प्पाई नगर के लोग ने छोड़ दिया। मोहर लेख तथा बाटों का प्रयोग बंद कर दिया। इसलिए चलते फिरते कच्चा माल की आयात घट गई। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध एवं पंजाब में बस्तियां उजड़ गई और इस प्रकार पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी छोटी बस्तियां जाकर बस गई, जो कि लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अब 13 में क्या कह रहा है कि तांबा। क्वेश्चन नंबर 13 का प्रश्न इस प्रकार है, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में कौन सा मिलान सही है? वस्तु और आयात स्थान। बताइए तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से। राजस्थान के कौन सा जगह होगा? आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। सोना के लिए प्रसिद्ध हम लोग का कौन सा जगह है? कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का कौन सा फील्ड है? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक ना। उसके बाद बताइए इसके बारे में जो है सो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन का कि क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मिलान करें। तांबा जो कि अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, टीन जो कि राजस्थान से आयात किया जाता था और सोना जो कि KGF अर्थात कोलार गोल्ड फील्ड से उत्पादन किया जाता था। 13 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, कच्चा माल उस पदार्थों को कहते थे जो कि प्राकृतिक रूप से मिलता है, फिर किसान एवं पशुपालक उसे उत्पादन करते थे, जैसे कि लकड़ियां, वस्तु एवं अयस्क। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल इसमें फिर कई तरह की चीज़ें मिलाई जाती थी और मिसाल के तौर पे किसान द्वारा पैदा की गई कपास माल कहलाता है, जिसके बाद उसे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ वहीं मिलती थी जहां तांबा, लोहा, चांदी, बहुमूल्य पत्थर एवं पदार्थ के वे दूर दूर से आयात किया करते थे और हड़प्पा के लोग तांबे की आयात संभवतः आज राजस्थान से करते हैं और पश्चिम एशियाई की ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टीन की आयात ईरान और अफगानिस्तान के इलाकों से किया जाता था। सोने की आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर की आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और 14 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों का क्या कहना है और अटकल लगाई जाती है? नदियों की सूखे के कारण 1 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा जंगलों में विनाश होने के कारण, 3 नंबर होगा चारागाह नदी के समाप्त होने के कारण और 4 नंबर हो जाएगा आपको बाढ़ के कारण और 5 नंबर हो गया
शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो हम लोग 14 नंबर का एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से देखेंगे। लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था और इसके बारे में जो है सो हम पीछे बता चुके हैं। उसके बाद 15 नंबर है हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा जाने वाला नगरीय सभ्यता था जिसका वर्तमान में पंजाब प्रांत में से प्राप्त होता है। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर सी होगा, जिसका कि मोहनजोदारो कहते हैं। इसका गलत आंसर लगाया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा मोहनजोदारो की एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विक विदों ने महान स्नानागार कहा है, जिसमें तालाब के बनने से ईंट और प्लास्टर के लिए इस्तेमाल किया गया था। 17 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर निम्नलिखित में से कहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, जिसको कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन और लोथल से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाई नगर की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, विशाल स्नानागार, उसके बाद 2 नंबर में हो जाएगा अन्नागार, 3 में हो जाएगा योजनाबद्ध नगर निर्माण, 4 नंबर हो गया पकाई गई ईंट का प्रयोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है कि हड़प्पाई सभ्यता की नगर के अपने काल में सबसे समृद्ध और नगरीय व्यवस्था थी, जो कि विशाल स्नानागार, अन्नागार, भवन निर्माण की पकाई गई ईंट का प्रयोग आदि प्राप्त होते थे। योजनाबद्ध नगर निर्माण हड़प्पाई सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक था। उसके बाद चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इनाम गांव में प्राचीन स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार करें। यह घोर नदी के तट पे स्थित पुरातात्विक स्थल है जो कि भीम नदी की सहायक नदी है, ये सही है। 2 नंबर है, इस स्थल में लगभग 3500 से 3600 से 2700 ईसा पूर्व प्राचीन मानवों का विकास हुआ है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है और 3 नंबर गलत है, तो इसे पढ़ना बेकार है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से देख लेते हैं। ईमान गांव जो कि पुरातात्विक स्थल से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि भीमा नदी की एक सहायक नदी घोर नदी के किनारे स्थित है, जो कि 3600 से 2700 साल पहले के लोग रहते थे। यहाँ पे वयस्कों को आमतौर पर जमीन सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और सिर उत्तर की दिशा में होती थी। कभी कभी सबको घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी सबको घर के अंदर ही दफनाया जाता था। सबों के साथ ऐसे बर्तन भी रखे जाते थे जो शायद भोजन और पानी होता था, और इसका बस्ती के केंद्र में 5 कमरे वाले घर थे, जो इस स्थल के सबसे बड़े घर में से एक था, और आंगन में एक व्यक्ति का शव 4 पैर वाले बड़े मिट्टी के जार में दफनाया हुआ मिला है। इस घर में एक अन्नागार भी था और सब को पालथी मारी हुई पैर मोड़कर स्थिति में रखा गया था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे कि वैदिक काल में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, राजा के पास लोगों से कर
एकत्र करने की शक्ति थी। और दूसरा नंबर हो जाएगा कि राजा के पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा की एका उत्तराधिकारी होते थे। तो 20 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 21 का पढ़ दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं, फिर देखेंगे 20 को। तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के काल में ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, जो कि ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों में वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित और दूसरा कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो कि विभिन्न अनुष्ठानों की संपन्न करवाते थे। और दूसरे वर्ग राजा थे। इन राजाओं के पास एक राजधानी नगर थे, न कि महल, सेनाएं, न कोई एकत्रित करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बनता था। ये हो गया 21 नंबर का। और चलेंगे अब 20 नंबर की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में दासों के मालिक का संपत्ति माना जाता था, उन्हें मालिक का संपत्ति माना। कभी कभी लोग प्रार्थनाओं की रचना की उन्हें खुद को आड़े बताते थे और अपने विरोधियों की दास या दस्यु कहते थे। ये ऐसे लोग थे जो कि यज्ञ नहीं करते थे और शायद अलग अलग भाषाएं बोलते थे। बाद में दास तथा उसके स्त्री रूप दासी शब्द अर्थात गुलाम हो गया। गुलाम ऐसे स्त्री या पुरुष होते थे जो कि अक्सर युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनकी मालिक का संपत्ति माना जाता था। मालिक उसे अपनी मर्जी की कोई भी काम करवा सकता था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। महापाषाण काल में मृतकों की विशिष्ट बर्तन में दफनाया जाता था, इसके बारे में बतलाएं। जिसे क्या कहा जाता है, काले या लाल बर्तन कहा जाता था। 22 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण काल में दफनाए गए विशिष्ट बर्तनों में दफन किया जाता था, उन्हें काले या लाल बर्तन कहा जाता है। कभी कभी कब्र में लोहे से बने हुए जंजीर, हथियार और सोने और पत्थर के आभूषण भी पाए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। महाजनपद काल के शासकों की ने संसाधन जुटाने के लिए निर्मित अधिकारियों को नियुक्त की थी। क्वेश्चन 1 और 2 ए में हो जाएगा और दूसरा नंबर हो जाएगा आर, जो कि जनता द्वारा स्वेच्छा से दी गई अवसर आधारित दान, विशाल किले के निर्माण तथा बड़ी अस्थायी सेनाओं की रखरखाव, संसाधनों की मांग तथा को पूरे करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसका ए और आर एक दूसरे का व्याख्या करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। चूँकि महाजनपदों के शासक विशाल किले बनवाए थे तथा उसकी बड़ी सेनाएं रखते थे, इसलिए उसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इस संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए उन्हें अधिकारियों की ज़रूरत होती थी और जनपद के राजा की तरह लोग कभी कभार लाए जाने वाले उपहारों पर निर्भर रहने के बजाय उस नियमित रूप से वसूली शुरू कर दी। फसलों पर कर, शिल्पकारों पर कर, पशुपालक के रूप में जानवर और पशु उत्पाद देते थे। उसके बाद हो जाएगा व्यापार एवं माध्यम में लाए गए सामान पर कर, शिकारियों और संग्रहों में राजा की वन उत्पाद देना पड़ता था। 24 नंबर हो जाएगा सिकंदर महान किस नदी के तट पे पहुंचकर उसके बाद उसके सैनिकों ने
आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी के किनारे 2300 साल से भी पहले यूरोप की मैसेडोनिया में रहने वाला एक सिकंदर नामक एक शासक जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। बेशक यह पूरी दुनिया तो नहीं जीत पाया, लेकिन मिस्र, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों को जरूर जीत लिया और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया। ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने पूर्व की ओर आगे बढ़ना चाहा तो उसके सैनिकों ने मना कर दिया। वे डरे हुए थे क्योंकि सुना था कि भारत में शासकों के पास पैदल सेना, रथ, हाथियों की विशाल सेनाएं हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे और ये आज की एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे जिसमें कि इसके बचे हुए क्वेश्चन भी करवाएंगे, उतना कंफर्ट फील नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने के लिए किन समुदाय की शक्ति से बाहर रखा गया था? दास, महिला और चर्मकार को। दास, महिला और चर्मकार किसी गण या संघ में नहीं बल्कि कोई शासक होते थे। किसी गण एवं संघ में एक नहीं बल्कि कई शासक हुआ करते थे। हर एक को राजा कहा जाता था। ऐसे राजा मिलकर अनुष्ठान करते थे और सभाओं में भी मिलते थे। चर्चा तथा बहस के जरिए तय होता था कि क्या करना है और कैसे करना है। उदाहरण के लिए, अगर उस पर कोई दुश्मन हमला कर देता है तो वे मिलकर चर्चा करते थे तथा उसके खतरे से निपटने के लिए क्या करना है। हालांकि सभा में महिलाएं, दास और चर्मकार हिस्सा नहीं ले सकता था, उन्हें वर्जित रखा गया था। इसी के साथ ज्ञान भारती जीएस ग्रुप की इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ये पार्ट कैसा लगा अवश्य लिखें। और जो भी हमसे थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करें। प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा और थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग इसे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसी के साथ सभी श्रोताओं को धन्यवाद।